स्टूडेंट्स, आज हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन व्यवसाय अथवा पेशे की आय में कर योग्य आय का निर्धारण किस तरीके से करेंगे के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी व्यवसाय अथवा पेशे की कर योग्य आय का निर्धारण करने के लिए जो प्रावधान हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक आय संबंधी प्रावधान और दूसरा है व्यय संबंधी प्रावधान। तो व्यवसाय अथवा पेशे की आय संबंधी प्रावधान यानी प्रोविजन रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आज हम वो करेंगे। तो उसमें देखिए, किसी भी व्यवसाय अथवा पेशे की आय ज्ञात करने के लिए पूर्व में मैंने जो बातें बताई हैं उनको तो ध्यान में रखना ही है। साथ ही हमें देखना है कि हम कौन कौन सी आय को व्यवसाय अथवा पेशे से आय शीर्षक में शामिल करें। तो व्यवसाय अथवा पेशे से आय के प्रावधान, जो आय संबंधी प्रावधान है, उसमें व्यवसाय एवं पेशे की सामान्य कर योग्य आय आएंगी। दूसरा आएंगी अप्रकट आय, विनियोग एवं अस्पष्ट व्यय को आय मानना। तीसरा है विशेष परिस्थितियों में कर योग्य आय और चौथा है व्यवसाय एवं पेशे से आय शीर्षक की कर मुक्त आय। ये तो आय संबंधी प्रावधान है। और व्यय संबंधी प्रावधान जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें है स्पष्टतः स्वीकृत व्यय, आयकर अधिनियम के अनुसार जो स्वीकृत हैं, और प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इनकम टैक्स के प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार जो खर्चे स्वीकृत हैं उनको आय में से घटाया जाएगा। नेक्स्ट है परिस्थिति अनुसार स्वीकृत अथवा अस्वीकृत व्यय। जैसी परिस्थितियाँ उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि ये खर्चा स्वीकृत होगा या अस्वीकृत होगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक हानियाँ एवं पूंजीगत व्ययों की कटौती। नेक्स्ट विशेष प्रकार के व्ययों की सशर्त स्वीकृति। और लास्ट में है स्पष्टतः अस्वीकृत व्यय, यानी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि स्पष्टतः अस्वीकृत हैं, तो व्यवसाय अथवा पेशे की आय में से उनकी कटौती नहीं मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं व्यवसाय एवं पेशे की सामान्यतः कर योग्य आय यानी इनकम नॉर्मली टैक्सेबल फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 28 से लेकर 41 में कुछ विशेष प्रकार की आय का वर्णन किया गया है जो व्यवसाय अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी अनेक प्रकार की आय ऐसी हैं जो शीर्षक में सामान्य सिद्धांतों के आधार पर कर योग्य होती हैं। तो इस प्रकार के इस शीर्षक में कौन कौन सी आय शामिल की जाएगी, इसकी कोई फाइनल सूची नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी इनकम है जो कि सामान्यतः इस शीर्षक में कर योग्य होती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं माल की बिक्री से आय, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। कोई भी व्यापारी जब व्यवसाय करता है तो माल खरीदने और बेचने का काम अगर करता है तो माल के क्रय विक्रय से उससे जो भी आय होगी वो इस शीर्षक में कर योग्य होगी। नेक्स्ट है कमीशन, बट्टा, आड़त आदि की आय, इनकम फ्रॉम कमीशन, डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज। अगर कोई कमीशन एजेंट है यानी कोई एजेंट द्वारा माल को बिकवाने का काम, विक्रय करने का काम करवाया जाता है तो व्यापार की सहायक क्रिया है, और एजेंट को जो भी इस सहायक क्रिया से, यानी वो एजेंट के थ्रू अगर माल बेचा गया है तो एजेंट को उस माल की बिक्री पर कमीशन मिलेगा। उसको अगर डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट मिलेगा, और अगर उसको कोई आड़त या ब्रोकरेज मिली है तो वो उस एजेंट की व्यवसाय अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। नेक्स्ट है सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं की आय, इनकम फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडिंग कंसर्न, यानी कुछ व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा माल की बिक्री न करके केवल उनको सेवाएं दी जाती हैं, जैसे होटल है, सिनेमाघर है, स्कूल है, अस्पताल है। तो ये सब ऐसे व्यवसाय हैं जो कि सेवा प्रदान करने का कार्य करते हैं, तो उनको इस सेवा प्रदान करने की कार्य से जो भी आय होती है वो उनकी व्यवसाय अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। नेक्स्ट आता है पेशागत आय, प्रोफेशनल इनकम। प्रोफेशनल इनकम यानी कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई वकील है जो कि अपने पेशे से आय प्राप्त करता है या इस पेशे से संबंधित ग्राहकों को परामर्श देता है, और इस परामर्श के बदले में अगर उसे कोई शुल्क मिलता है तो वो उसकी व्यवसाय अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। नेक्स्ट है विशेष स्थिति में प्राप्त क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन रिसीव्ड इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को कंपनी के प्रबंध का अनुबंध समाप्त होने या एजेंसी की समाप्ति पर या व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण होने पर सरकार या किसी अन्य व्यक्ति से कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो वह क्षतिपूर्ति उसकी व्यवसाय की आय मानते हुए शीर्षक में कर योग्य होगी।
तो इस प्रकार से प्राप्त एकमुश्त राशि चूंकि पूंजीगत प्राप्ति होती है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 28 के प्रावधानों में इसे आयगत माना गया है और इस पर उसको कर देना होता है, इसलिए उसकी व्यवसाय अथवा पेशे की आय में इसको जोड़ दिया जाएगा। तो इस धारा में अनेक प्रकार की व्यापारिक क्षतिपूर्ति भी इस प्रकार की थी जिन्हें कुछ परिस्थितियों में व्यापारिक आय नहीं माना जाता था, लेकिन असेसमेंट ईयर 2019-20 से सेक्शन 28 सेकंड ई जोड़कर यह संशोधन किया गया है कि सभी प्रकार की व्यावसायिक क्षतिपूर्ति, चाहे वो आयगत प्रकृति की हो चाहे वो पूंजीगत प्रकृति की हो, उसकी व्यवसाय की आय में जोड़ी जाएगी। तो कोई भी कंपनसेशन अगर किसी भी रूप में किसी व्यवसायी को मिलता है तो वो उसकी व्यवसाय अथवा पेशे की आय में शामिल होगा। नेक्स्ट है आयात लाइसेंस के विक्रय से लाभ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस। यदि करदाता को निर्यात के बदले में, एक्सपोर्ट करने के बदले में इम्पोर्ट लाइसेंस अगर मिला है और इस लाइसेंस को यदि करदाता खुले बाजार में बेचकर कोई राशि प्राप्त करता है तो ऐसी प्राप्त राशि उसकी व्यवसाय अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होगी अंडर सेक्शन 28 थर्ड ए के अंतर्गत। नेक्स्ट है कैश सब्सिडी, नगद सहायता। यदि भारत सरकार द्वारा या किसी अन्य संस्था से किसी करदाता को निर्यात प्रोत्साहन के लिए कोई सब्सिडी मिलती है, कोई सहायता मिलती है, तो ऐसी प्राप्त राशि व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होगी, उसे हम इसकी आय में शामिल करेंगे। तटकर तथा उत्पादन कर की वापसी, ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ कस्टम एंड एक्साइज। यदि करदाता ने अपने उत्पादन एवं आयात निर्यात के संबंध में कोई एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी चुकाई है और उसकी व्यय के रूप में छूट प्राप्त कर ली है और उसके बाद किन्हीं नियमों के अंतर्गत उसको ये रिफंड मिलता है, उसकी वापसी होती है, तो ऐसी कर वापसी को व्यवसाय अथवा पेशे की आय शीर्षक में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है गैर मौद्रिक आय भी व्यवसाय से आय के रूप में कर योग्य होगी। नॉन मॉनेटरी इनकम विल ऑल्सो बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। यदि किसी व्यवसाय अथवा पेशे में व्यापारिक संबंधों के आधार पर कोई उपहार मिलता है तो उसे भी व्यवसाय की आय माना जाएगा। जैसे यदि किसी व्यवसायी को अपने लक्ष्य पूरे करने पर कंपनी की तरफ से कार या कोई उपहार मिला हो या कोई हवाई टिकट मिला हो तो यह अनुलाभ करदाता के व्यवसाय की आय में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी स्वस्थ होने के बाद डॉक्टर को कोई गिफ्ट देता है, कोई वस्तु उपहार के रूप में देता है, तो ऐसे उपहार का उचित मूल्य उस डॉक्टर की व्यवसाय से आय में जोड़ा जाएगा। परंतु यदि ऐसा उपहार व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर मिला हो तो 50,000 रुपये से कम का हो तो उसे आय में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है साझेदारों को फर्म से प्राप्त वेतन, बोनस एवं कमीशन, ब्याज, सैलरी, बोनस एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स फ्रॉम ए फर्म। यदि साझेदारी संस्था का कर निर्धारण करते समय साझेदारों को दिए गए वेतन, कमीशन, बोनस या ब्याज के व्यय के रूप में कोई कटौती मिली है तो साझेदारों के लिए ऐसी प्राप्त राशि व्यवसाय से आय में कर योग्य होगी, यानी वो साझेदारों की बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम होगी। और यदि जिस सीमा तक साझेदारी संस्था को इस प्रकार के भुगतानों की कटौती नहीं मिलती है उस सीमा तक वेतन, बोनस और ब्याज की प्राप्ति साझेदारों की आय नहीं मानी जाएगी। यानी साझेदारी फर्म के लाभों की गणना करते वक्त अगर साझेदारों को दिए गए वेतन, बोनस या ब्याज के लिए कटौती मिल गई है तो वो वेतन, बोनस, ब्याज की राशि जब साझेदारों को मिलेगी तो वो उनकी आय में शामिल की जाएगी। लेकिन अगर जितनी दी गई उससे कम की कटौती मिली है तो जितने की कटौती मिली है उतनी ही उन साझेदारों की आय में शामिल किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा न करने के बदले प्राप्त राशि, रिसीट इन नेचर ऑफ नॉन कॉम्पेट फीस। आयकर अधिनियम 1961 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई करदाता किसी व्यवसाय की कोई क्रिया न करने या तकनीकी ज्ञान का लाभ न लेने या किसी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या किसी अन्य वाणिज्यिक अधिकार का प्रयोग न करने का अनुबंध करने के बदले में कोई राशि प्राप्त करता है तो उसे व्यवसाय अथवा पेशे की आय माना जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त राशि वैसे तो पूंजीगत प्राप्ति है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन के कारण इसे आयगत प्राप्ति मानते हुए कर योग्य किया गया है। परंतु ये करदाता किसी उत्पादन के अधिकार या व्यवसाय को करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है तो ऐसे कार्य से हुई आय को पूंजीगत लाभ माना जाएगा। यह धारा
केवल प्राप्ति के संबंध में है, अतः भुगतान करने वाले व्यक्ति के लिए इसे पूंजीगत व्यय ही माना जाएगा और इस प्रकार के व्यय की कोई कटौती नहीं मिलेगी। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास कोई टेक्निकल नॉलेज है और दूसरा व्यवसाय उसे कहता है कि आप इस टेक्निकल नॉलेज को काम में ना लें या अपने इस पेटेंट को काम में नहीं लें, इसके बदले में मैं आपको इतनी राशि देता हूँ, तो प्राप्त करने वाले की, यानी जिसके पास नॉलेज थी, जिसने उस पेटेंट को काम में नहीं लिया या कॉपीराइट को काम में नहीं लिया, तो जब दूसरा व्यवसायी उसको पैसे देगा तो प्राप्त करने वाला जो है उसके लिए ये आय होगी, व्यवसाय अथवा पेशे की आय। लेकिन जिस व्यवसायी ने उसको ये राशि दी है उसके लिए उसको खर्चे के रूप में कोई कटौती नहीं मिलेगी। और नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बीमा योजना से प्राप्ति, रिसीट फ्रॉम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। यदि किसी व्यवसायी ने अपने किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी के जीवन पर इस प्रकार की बीमा पॉलिसी ली है और ऐसी पॉलिसी का प्रीमियम व्यवसायी द्वारा ही चुकाया गया है, तो ऐसी पॉलिसी पर प्राप्त राशि बोनस सहित व्यवसाय की आय मानी जाएगी। सट्टे के व्यवसाय से लाभ, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। पूर्व में मैंने बताया था कि सट्टे से हुई आय व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक में कर योग्य होगी, लेकिन इसकी गणना अलग से की जाएगी। अवैध व्यवसाय की आय, इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस। न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि करदाता के वैध, अवैध या अनैतिक कार्यों से हुई आय पर भी व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर लगेगा। इलीगल इनकम पर कर लगाना मुश्किल है क्योंकि करदाता द्वारा उसकी घोषणा नहीं की जाती, जानकारी नहीं दी जाती है। परंतु यदि करदाता पकड़ में आता है और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी ही, साथ ही उसे इनकम टैक्स भी देना होगा। तो यदि करदाता की अवैध आय पर कर नहीं लगाया जाए तो करदाता को अवैध काम करने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए इलीगल इनकम जब पकड़ में आती है तो उस पर फिर टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट है पूर्व में स्वीकृत व्ययों की प्राप्ति को आय मानेंगे। एक्सपेंसेस अलाउड अर्लियर विल बी टैक्सेबल इफ रिसीव्ड लेट। यानी यदि किसी करदाता को पूर्व के वर्षों में व्यवसाय की आय ज्ञात करते समय किसी खर्चे की कटौती मिल चुकी है और वह खर्चे की राशि अगर उसे पुनः प्राप्त हो जाती है, रिकवर हो जाती है उसको, तो जिस गत वर्ष में यह राशि पुनः प्राप्त होगी उस गत वर्ष में उसको व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन से आय, इनकम ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज। यदि किसी व्यावसायिक लेन देन में विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण आय हुई हो तो उसे व्यवसाय अथवा पेशे की आय मानेंगे। जैसे आयात किए गए माल का कम भुगतान करना पड़े या विनिमय दर में परिवर्तन से बेचे गए माल का अधिक भुगतान मिल जाए। और यदि इसके विपरीत विनिमय दर में परिवर्तन के कारण लेन देन में अधिक भुगतान करना पड़े या कम राशि प्राप्त हो तो वो खर्चे के रूप में स्वीकृत होगा। इनकम होगी तो वो आय में जोड़ी जाएगी और अगर खर्चा अधिक हो गया है तो उसको कटौती मिलेगी। यदि विदेश से कोई ऋण लिया है और विनिमय दर में परिवर्तन होने के कारण अधिक भुगतान करना पड़ा हो तो यह न तो पूंजीगत व्यय है और न ही आयगत व्यय, अतः ऐसी हानि की कोई कटौती नहीं मिलेगी। यदि विदेश में कोई पूंजीगत संपत्ति खरीदी गई है और बाद के वर्षों में इसका भुगतान करते समय विनिमय दर में परिवर्तन होने के कारण अधिक भुगतान करना पड़ गया है तो उसे संपत्ति की लागत हासिल मूल्य में जोड़ देंगे और यदि भुगतान कम करना पड़ा हो तो उसे घटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है डूबदंड की वसूली, बैड डेट्स रिकवर्ड। यदि किसी गत वर्ष में करदाता को पूर्व के वर्षों में व्यवसाय की आय निकालते समय बैड डेट्स की कोई कटौती मिल चुकी है और किसी गत वर्ष में डूबत ऋण की राशि पुनः उसको रिकवर हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, तो जिस गत वर्ष में राशि प्राप्त होगी उस गत वर्ष में व्यवसाय अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। अब डूबत ऋण की वसूली के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वो ये है कि क्रय किए गए व्यवसाय के डूबत ऋण की वसूली, बैड डेट्स रिकवर्ड इन केस ऑफ बिजनेस परचेज। यदि करदाता ने कोई बिजनेस खरीदा और बिजनेस क्रय किया है और ऐसे अन्य व्यक्ति से व्यवसाय क्रय करने से पूर्व अन्य व्यक्ति को कोई डूबत ऋण की राशि स्वीकृत हुई थी, यानी उसके पुराने मालिक को अगर कोई बैड डेट्स की राशि स्वीकृत हुई थी तो व्यवसाय के क्रेता द्वारा वसूल की गई डूबत ऋण की राशि कर योग्य नहीं होगी। अगर नए व्यवसायी द्वारा जब वो व्यवसाय खरीद लिया गया है
तो उसको अगर वो बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं तो उस व्यवसायी के लिए वो कर योग्य नहीं होगी। लेकिन यदि ऐसी राशि प्राप्त करने से पूर्व ही व्यवसाय बंद कर दिया गया है तो भी ऐसी प्राप्त राशि व्यवसाय अथवा पेशे की आय मानी जाएगी। तो अगर खरीदने के बाद क्रेता व्यवसायी को ही अगर कोई डूबत ऋण की कटौती मिली थी और फिर वो उसको आगे रिकवर हो जाती है तब तो वो उसके लिए कर योग्य है। लेकिन अगर पूर्व व्यवसायी को ये डूबत ऋण की राशि स्वीकृत हुई थी और व्यवसाय के क्रेता द्वारा उसको वसूल कर लिया गया है तो वो उस क्रेता के लिए कर योग्य नहीं होगी। उत्तराधिकार में प्राप्त व्यवसाय के डूबत ऋण की वसूली, यानी यदि करदाता को कोई व्यवसाय उत्तराधिकार में मिला हो और उत्तराधिकार में मिलने से पहले कोई डूबत ऋण की राशि स्वीकृत हुई है तो उत्तराधिकारी द्वारा जब वो राशि रिकवर होगी तो वह उसके लिए कर योग्य होगी। नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति के विक्रय से प्राप्ति। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम एन एसेट्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति जिस वर्ष में खरीदी जाती है उसी वर्ष ऐसी संपत्ति में किए गए विनियोग पर 100% छूट मिल जाती है। तो जिस वर्ष में यह पहली बार व्यवसाय में प्रयुक्त होगी, व्यवसाय के काम में ली जाएगी, तो ऐसी संपत्ति के बाद में किसी वर्ष में अगर बेची जाती है तो ऐसी संपत्ति के विक्रय से प्राप्त संपूर्ण राशि व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। यदि ऐसी राशि प्राप्त करने से पूर्व ही व्यवसाय बंद कर दिया जाता है तो भी ऐसी प्राप्त राशि व्यवसाय अथवा पेशे की आय मानी जाएगी। नेक्स्ट है निजी संपत्ति का स्टॉक में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट एसेट्स ऑन और इन्वेस्टमेंट इनटू स्टॉक। यदि कोई करदाता अपनी किसी निजी संपत्ति को लागत मूल्य से अधिक मूल्य पर स्टॉक में बदल देता है तो जिस गत वर्ष में ऐसा किया गया है उस गत वर्ष में कोई भी आय नहीं मानी जाएगी। लेकिन जिस गत वर्ष में ऐसी स्टॉक में बदली की संपत्ति को बाजार में बेचा जाता है उस गत वर्ष में लागत मूल्य और स्टॉक में दिखाए गए मूल्य का अंतर तो पूंजीगत लाभ माना जाएगा और स्टॉक में दिखाए गए मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर लाभ व्यापारिक लाभ माना जाएगा। यानी कॉस्ट और जिस मूल्य पर उसको कन्वर्ट किया गया है उसका डिफरेंस कैपिटल प्रॉफिट होगा और स्टॉक के दिखाए गए मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर जो है वो व्यापारिक लाभ माना जाएगा। स्टॉक का पूंजी संपत्ति में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट। यदि कोई करदाता अपनी स्टॉक को पूंजी संपत्ति में परिवर्तित कर देता है तो परिवर्तन की तिथि को ऐसे स्टॉक के उचित बाजार मूल्य को जिसे कि पूंजी संपत्ति में परिवर्तित किया गया है व्यापार की आय माना जाएगा और व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक में वो कर योग्य होगा। बाद में जब ऐसी संपत्ति जिसे व्यापारिक स्टॉक से परिवर्तित किया गया है को बेचा जाता है तो पूंजी लाभ की गणना की जाएगी। तो पूंजी लाभ की गणना तब होगी धारण करने की अवधि की गणना व्यापारिक स्टॉक को पूंजी संपत्ति में परिवर्तित करने की तिथि से की जाएगी। यानी जब उस व्यापारिक स्टॉक को पूंजी संपत्ति में कन्वर्ट किया गया है तब उसके धारण करने की अवधि होगी, वहाँ से गणना की जाएगी। और ऐसी पूंजी संपत्ति परिवर्तित स्टॉक की लागत परिवर्तन की तिथि को ऐसे स्टॉक का उचित बाजार मूल्य होगी। तो इस पर पूंजी लाभ की जो गणना होगी वो पूंजी इनकम का जो अगला हेड है पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन हेड उसमें इसको समझाया जाएगा। नेक्स्ट है नकद लेन देन की सीमा। सेक्शन 269 ST में यह प्रावधान किया गया है कि माल अथवा सेवा के विक्रय करने वाले व्यक्ति द्वारा 2 लाख रुपए या उससे अधिक की प्राप्ति का कोई भी लेन देन नकद में नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा लेन देन खाते में जमा होने वाले रेखांकित चेक या ड्राफ्ट से या निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होना चाहिए। तो इसे हमें समझना है कि एक दिन में एक ही भुगतान करता है, यानी एक दिन में एक ही व्यक्ति से कुल राशि 2 लाख रुपए या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। एक ही लेन देन एकल लेन देन के संबंध में प्राप्त राशि 2 लाख या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। या एक घटना का या अवसर किसी व्यक्ति से किसी एक घटना या अवसर से संबंधित लेन देन के संबंध में प्राप्त राशि 2 लाख या इससे अधिक नकद में नहीं लेनी चाहिए। बैंक या पोस्ट ऑफिस से नकद राशि निकालने पर यह सीमा लागू नहीं होगी। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि जो व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक में आय संबंधी प्रावधान है उसमें सामान्यतः कर योग्य आय में हमें किस किस को शामिल करना है।